ओके क्लास, आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। फिजिक्स का हम लोगों का ये थर्ड लेक्चर होगा। ओम्स लॉ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर ओम्स लॉ अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको स्लोली और ध्यान से समझेंगे। ओम्स लॉ को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में समझते हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। अगर सपोज करिए कि हमारी एक कोई क्वांटिटी है A और कोई दूसरी क्वांटिटी है B, और अगर हमने बोला कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग कई बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे आगे भी। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का मतलब होता है, इसका कई लोग आंसर ये करते हैं कि अगर A को इंक्रीज करेंगे तो B भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आंसर 99% एक्यूरेट है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिर्फ मीनिंग ये नहीं होती कि A को इंक्रीज कर दो तो B भी इंक्रीज करेगा। देखिए कैसे है। अगर मैंने बोला A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, तब भी हमारी सेम मीनिंग है। A को इंक्रीज करेंगे तो B सेकेंड टर्म भी हमारा इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मीनिंग में आपको ये जरूर बताना चाहिए कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ डिक्रीमेंट है क्या। ध्यान से समझिए, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B की मीनिंग है कि अगर A को हम जिस रेट से चेंज करेंगे, रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर A का रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या तो इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, वो सेम टू सेम होगा, सेम एज B। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैंने A को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो हमारी B भी जो होगी वो 2 यूनिट ही इंक्रीज करेगी। मींस रेट ऑफ इंक्रीमेंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कब? जब दोनों की पावर्स कितनी होंगी? 1 होंगी। यहां पर समझते हैं इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये समझिए। अगर मैंने इस केस में A को मैंने 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसकी सेकेंड B का जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो B है वो अपने स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने A को 4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, A को हमने क्या किया? 4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, सेकेंड क्वांटिटी में भी डिक्रीमेंट होगा, लेकिन कितना? 4 का स्क्वायर, मतलब B जो होगी वो 16 टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन दोनों की मीनिंग समझना बहुत जरूरी था। और एक टर्म और है, उसको भी देख लेते हैं। अगर सपोज करिए लिखा है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो अगर इसमें हमने क्या किया? A को हमने 2 यूनिट ऊपर किया, मींस इंक्रीज किया, तो B जो होगी वो कितना हो जाएगी? 1/2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। सेम रेट से चेंज होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली की प्रोपोर्शनल का मीनिंग एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। कितना डिक्रीज करेगी वो डिसाइड करेगा कि चेंज इन A और B किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं ओम्स लॉ पर वापस आते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है, ओम्स लॉ हमें रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस V जो हमने कल डिस्कस किया था, और इलेक्ट्रिक करंट I वो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। समझिए कैसे। सपोज करिए कि कोई एक वायर है, ठीक है, कोई क्या है? एक वायर है। वायर है तो उसके पास अपना एक क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा, और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वो बैटरी इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितने का सप्लाई करती है? V वोल्ट का सप्लाई करती है। ये हमारा सिंबल है बैटरी का, और जो बड़ी लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अप्रोच करता है। ए भी एक हमारा क्या था? वायर था। ठीक है, करंट हमारा जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट फ्लो करेंगे। ठीक है,
क्यों करते हैं अपोजिट, इसको वाइवा में पूछते हैं कई लोग क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट क्यों होती है, हम समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। अपोजिट टर्मिनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करता है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके होगा, इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं VA ग्रेटर देन VB, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं VB माइनस VA इक्वल्स टू V, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम लोगों ने ये कंसीडर किया था। इसी की बात करते हैं ओम्स लॉ। इन्होंने बोला था कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना अमाउंट ऑफ करंट हमारा क्या कर रहा हो, उस सर्किट में फ्लो कर रहा हो। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस का मीनिंग क्या है, मीन्स सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है या फिर सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर को हमने चेंज किया तो ओम्स लॉ हमारा फेल हो जाता है, ओम्स लॉ हमारा इनवैलिड हो जाएगा अगर हमारी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस नहीं है। समझिए कैसे, अगर सपोज करिए कि आपने एक वायर लिया और आपने उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, आप उसको ऑपरेट कर रहा हो एक रूम के अंदर जिस रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में आपने सेम वायर यूज किया, सेम बैटरी अप्लाई की और आपने कमरे का जो टेम्परेचर है वो आपने कर दिया 60 या 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उस केस में हमारा V और I की वैल्यू जो होंगी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। V तो हमारे हाथ में है क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स तो हम लगा रहे हैं, तो V के अकॉर्डिंग I हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में I की वैल्यू कुछ और आएगी और सेकंड कंडीशन में कुछ और आएगी, मींस जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस के लिए ही हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो V इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला I इंटू R। अगर 1 मार्क्स में पूछता है डिफाइन ओम्स लॉ, आप V इक्वल टू IR भी लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्राई करिए कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी लिख दें, बेटर रहेगा। R यहाँ पर क्या कहलाता है, R होता है क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जिस वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। R इक्वल टू यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I। तो ये हो गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यूनिट बनाते हैं, V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। और ओम का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। ओम के सिंबल को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको ये सिंबल बना के देगा मैक्सिमम टाइम। ओम जरूरी नहीं है कि वो हर बार लिख के दे, तो ध्यान रखेंगे कि ओम किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये इसकी क्या है, SI यूनिट है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सुन लेते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एट constant physical conditions the potential difference applied across the ends of conductor is directly proportional to the electric current flowing in that conductor, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, ये आपको नोट्स में मिल गया होगा और आप लोग नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिए, 2 to 3 पेजेस रेगुलर लिखते रहिए ताकि बर्डन ना हो आपके पास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। और ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ को ही हम लोग बोलते हैं क्या, VI ग्राफ। क्या बोलेंगे, VI ग्राफ,
ठीक है, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ के हम लोग बोलते हैं क्या, वीआई ग्राफ। ठीक है, वीआई ग्राफ को देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, हमें ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करना है और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, तो वी आई ग्राफ लिखा हुआ है तो वी हमारा जाएगा कहां पर, वाई एक्सिस में, और आई हमारा जाएगा एक्स एक्सिस में। अगर आई वी ग्राफ लिखा होता तो फिर हमारा आई जाता वाई एक्सिस में और वी जाता हमारा एक्स एक्सिस में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं ये दोनों क्वांटिटीज और दोनों की पावर कितनी है, 1। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और दोनों की पावर क्या हो, 1 हो, तो इनका ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, लीनियर ग्राफ बनता है हमारा ओम्स लॉ के केसेस में या फिर वीआई ग्राफ के केसेस में। ठीक है, और ये जो वैल्यू हमको देगा ये किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा कहलाता है क्या, स्लोप। इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ विल प्रोवाइड, slope of VI graph will provide the resistance of that conductor, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी होता है, स्लोप इक्वल्स टू होता है, सपोज करिए किसी को भूल गया कि ये स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा या किसकी वैल्यू देगा, तो स्लोप इक्वल्स टू होता है क्या, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस पर स्लोप ये निकाल रहे हैं तो स्लोप इक्वल्स टू y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है, v, और x एक्सिस पर कौन है, i, और v अपॉन i किसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का। तो हमको जो स्लोप मिलेगा vi ग्राफ का वो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तो फॉर्मूले से पढ़ लिया कि v अपॉन आई r होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मींस ये काम क्या करता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग कि इसका रोल क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, या फिर डेफिनेशन भी बोल सकते हैं उसको, डेफिनेशन ऑफ आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक फैक्टर है, अ फैक्टर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, a factor of material of wire which opposes the flow of current। रेजिस्टेंस काम क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में फ्रिक्शन पढ़ा होगा, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। सपोज करिए आपने एक बॉल ली और आपने उसको ग्रास पर उसको फेंका, थोड़ी देर के बाद वो ग्रास पर मूव करने के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। क्यों, क्योंकि बॉल के बीच में और सरफेस के बीच में, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेम तरीके का काम क्या है, रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस भी क्या करता है, अपोजिशन अप्लाई करता है। किसको अपोज करेगा, फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, रेजिस्टेंस वैसे भी एक इंग्लिश वर्ड है, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है क्या, अपोज करना, और यहां पर रेजिस्टेंस किसको अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा। अब सेकंड डेफिनेशन है यहां पर किसकी, कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस काम क्या करता था, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, कंडक्टेंस क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a factor which supports to the flow of current, या फिर और करके क्या लिख सकते हैं, इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल जी से। कैपिटल जी से इसका सिंबल है, कैपिटल जी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर। कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर। यूनिट बनाते हैं तो ये तो 1 ही रहेगा, और आर की यूनिट क्या हो गई, ओम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओम की पावर -1। और इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओम इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, ओम इनवर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अभी हम लोगों ने ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वीआई ग्राफ।
ठीक है। और वी ग्राफ का जो स्लोप होता था वो क्या देता था, रेजिस्टेंस देता था। अब हम लोग पढ़ेंगे आई वी ग्राफ। आई वी ग्राफ क्या बनेगा, वी आई ग्राफ का जस्ट अपोजिट, वी आई ग्राफ का जस्ट अपोजिट, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई वी ग्राफ, लेकिन उसको हम लोग ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो हमारा सेपरेट है आई वी ग्राफ। आई वी ग्राफ में क्या होगा, वाई एक्सिस में जाएगा कौन, वाई एक्सिस में जाएगा आई, और एक्स एक्सिस में जाएगा कौन, वी, ठीक है। आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ का स्लोप भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो स्लोप होगा वो हमें इस बार किसकी वैल्यू देगा, कंडक्टेंस की, ठीक है। क्यों, क्योंकि G का फॉर्मूला होता है 1/r, 1/r का मतलब क्या हुआ, R का फॉर्मूला V/I, तो ये क्या बन गया, I ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया, I/V, तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला I/V भी होता है, ठीक है। और हमने बताया स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दीजिए x एक्सिस की क्वांटिटी से, तो y एक्सिस में कौन है, I, और x एक्सिस में कौन है, v, तो स्लोप हमारा क्या आ गया, कंडक्टेंस, I/V क्या होता है, G होता है। तो ये हमारा कंडक्टेंस का ग्राफ होगा। ध्यान रखिएगा, VI ग्राफ और IV ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। नेक्स्ट क्लास में हम उन कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये कायदे से और बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। थैंक यू।